आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 12th बायोलॉजी चैप्टर 1 के कुछ इंपॉर्टेंट डायग्राम। ये डायग्राम्स आपसे बोर्ड एग्जामिनेशन में बनाने को पूछे जा सकते हैं या फिर आप इनको अपने प्रैक्टिकल के लिए चार्ट पेपर पे भी बना सकते हो। ये सभी के सभी जो डायग्राम्स हैं ना वो बहुत ईजी हैं और इनसे जो क्वेश्चंस आपके वाइवा में बनेंगे वो भी बहुत ही ईजी बनते हैं। चलिए देखते हैं कि ये सारे के सारे डायग्राम आप कैसे अच्छे से तैयार कर सकते हो अपने बोर्ड एग्जाम के लिए भी और अपने प्रैक्टिकल के वाइवा के लिए भी, यानी कि चार्ट पेपर पे बनाने के लिए भी। तो सबसे पहले और सबसे इजी वाला डायग्राम आपको जो दिख रहा है ये है स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर। यहाँ पे आपको क्या क्या पता होना चाहिए अगर आप इसको चार्ट पेपर पे बनाओगे तो, और अगर आप बोर्ड एग्जाम में बना रहे हो तब आपका क्या अप्रोच होगा, चलिए डिस्कस करते हैं। अगर बोर्ड एग्जाम में आ रहा है आपका तो ये 5 नंबर में आएगा कि किसी भी आवृतबीजी पौधे का नामांकित चित्र बनाइए या ड्रा अ वेल लेवल्ड डायग्राम ऑफ एनी एंजियोस्पर्मिक फ्लावर। तो चलिए देखिए इसमें क्या करोगे आप। सबसे पहले आप थैलेमस बनाओगे। मैं यहाँ ड्रॉ करके दिखाती हूँ आपका अप्रोच क्या होगा, फिर उसको इरेज भी कर दिया जाएगा। आपको सबसे पहले बेटा थैलेमस बनाना है, ये पेडिसिल बनाना है। पेडिसिल का मतलब पुष्पवृंत, जिसको पकड़ते हैं हम किसी भी फ्लावर को जब आप तोड़ते हो तो जिससे पकड़ते हो उस फ्लावर को वही कहलाता है पेडिसिल। तो आपको इसका नाम पता होना चाहिए कि ये पेडिसिल है। ऊपर जाके स्वेल हुआ और इस पार्ट को आप तुरंत बना देना, इसका नाम थैलेमस। ठीक है बेटा, ये मैं जल्दी से बनने वाला तरीका बता रही हूँ, आप इसी को बनाना बोर्ड एग्जाम में प्रॉपर नंबर मिलेंगे। थैलेमस क्या हो गया बेटा, स्वेल हुआ है और ये ऊपर जाके ऐसे हो जाएगा। थैलेमस से जो सबसे बाहर की तरफ संरचना दिखाई देती है उसी को हम बोलते हैं कैलिक्स। ये हमारा क्या है, कैलिक्स। कैलिक्स को और थोड़ा डिटेल पढ़ लो तो कैलिक्स हमारा एक कंपोजिट, पूरा जो हमारा ये पंखुड़ी दिख रही है ना उसको कैलिक्स बोल दिया गया है। ग्रीन कलर की ये होती है, तो याद रखो कैलिक्स हमेशा ग्रीन कलर की ही होती है, क्योंकि जब हमारा फ्लावर अभी खिला नहीं है, बर्ड स्टेज में है, तो इसका काम होता है कि ये प्रकाश संश्लेषण के द्वारा उस फ्लावर को क्या देगी, भोजन बना के देगी, फूड बना के देगी, जिससे उस फ्लावर का विकास हो सके। ठीक है, तो कैलिक्स हमारा हो गया। कैलिक्स किस कलर का होगा, ग्रीन कलर का होगा। अगला देखो, इस कैलिक्स के बाद देखोगे आप किसी भी फ्लावर में बहुत ही कलरफुल हमको पेटल्स दिखाई देते हैं, यानी कि पंखुड़ियां दिखाई देती हैं, और इसी कलरफुल वाले पार्ट को हम बोल देते हैं बेटा कोरोला। तो कोरोला लिखो यहीं पे। आप देखो कितना इजी ये डायग्राम बन रहा है। हमने देखा पेडिसिल, थैलेमस, कैलिक्स, करोला। करोला के जस्ट बाद जो आता है ना बेटा वो होते हैं जो घर के पहरेदार होते हैं, मतलब कि मेल वाला पार्ट होगा। और हमेशा ध्यान रखना मेल वाले पार्ट का जो ये बनाना है आपको ऊपर की तरफ एंथर बनाना रहता है, और एंथर बाई लोब्ड होता है, इसी वजह से मैंने 2 लोब बनाए हैं उसमें। ठीक है, तो हमने देखा बाहर से, चलो फिर से पेडिसिल, थैलेमस, कैलिक्स, करोला, और उसके बाद से जो हमारा ये बना इसको बोल देना एंड्रूशियम। इसका नाम क्या है बेटा जी, एंड्रूशियम। कई लोग इसको स्टेमन भी बोलते हैं, बट मैं एक जनरल बता रही हूँ जो आप वाइवा में भी बता सको। कैलिक्स हो गया, करोला हो गया, एंड्रूशियम हो गया, और सबसे अंदर की तरफ जो सबसे ज्यादा सुंदर होता है, जिसको सबसे ज्यादा प्रोटेक्शन की नीड है, उसको रखते हैं हम सबसे अंदर, और वो है बेटा और कोई नहीं, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, जिसको बोलते हैं गाइनोशियम। तो यहाँ पे आप ऊपर की तरफ इसको बना दो, ये हमारा क्या है, गाइनोशियम। तो देखो अभी हमने क्या सीख लिया, अभी हमने देख लिया फ्लावर का स्ट्रक्चर ड्रॉ कैसे करना है। अब इसमें देखो क्वेश्चन एग्जामिनर क्या आपसे पूछेंगे, अगर आपने चार्ट बनाया है पूछ देगा ये क्या है, तो आपको नाम पता होना चाहिए, पेडिसिल है। मान लो इसको मैं ए लिख रही हूँ, इसको बी लिख रही हूँ, इसको सी, इसको डी, इसको ई एंड इसको एफ लिख रही हूँ। अब खुद से सोचो आपको नाम सब पता है कि नहीं। इसको क्या बोलेंगे बेटा, पेडिसिल। ये क्या होगा, थैलेमस। सी वाला क्या होगा, कैलिक्स। अब देखो कैलिक्स हमने टोटल को बोल दिया है कैलिक्स, मगर इसी कैलिक्स में अगर हम एक ग्रीन वाला पार्ट रिमूव करें तो उसको हम क्या बोल देते हैं, उसको बोल देते हैं बेटा जी हम सेपल। तो कैलिक्स क्या है, कैलिक्स हमारा सेपल्स का ही ग्रुप है। ग्रुप ऑफ सेपल्स इज कॉल्ड कैलिक्स, मतलब कि सेपल्स का समूह क्या कहलाता है, कैलिक्स कहलाता है। हिंदी में इसी को बेटा हम बोलते हैं बाह्य दल पुंज। और अगर आपसे कोई बाह्य दल पुंज का डेफिनेशन पूछ ले तो आप बोलोगे बाह्य दल के समूह को ही हम बोलते हैं बाह्य दल पुंज, और यह हमेशा ये हरे रंग का होता है, जिसका मुख्य कार्य होता है पुष्प जब हमारी बर्ड स्टेज में होगी, यानी कि कलिका अवस्था में होती है, तो उसको क्या करता है, ये पोषण देने का काम करता है। हमारे इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए क्या होगा, कैलिक्स इज द ग्रुप ऑफ सेपल्स विच आर ऑलवेज इन ग्रीन कलर एंड इट प्रोवाइड्स न्यूट्रिशन टू द डेवलपिंग फ्लावर बर्ड्स। ठीक है बेटा, अगेन ऊपर की तरफ आओ हम। इसको हमने क्या बोला, कलरफुल था ये, तो इसका नाम हो गया कोरोला। और कोरोला जो क्या है, ये किसका ग्रुप होता है बेटा, ये पंखुड़ियों का ग्रुप होता है, जिसको कि बोलते हैं पेटल्स। तो सेम डेफिनेशन, करोला क्या है, करोला इज द ग्रुप ऑफ पेटल्स, या फिर हमारा जो इसको हिंदी में बोल दो दलपुंज। और दलपुंज किससे मिलके बना होगा बेटा, दल से मिलके बना होगा, तो दलपुंज दलों का समूह होता है। ठीक है,
हमेशा ये रंगीन कलर का होता है। मुख्य कार्य इसके आपको पता होना चाहिए, इंसेक्ट जो होते हैं उनको अट्रैक्ट करता है, जो कीट होते हैं ना उनको आकर्षित करने का कार्य करता है, जिससे कि कीट इसके आकर्षण में आके इस पे बैठेंगे और यहाँ पे नेक्टर होता है जिसको मकरंद बोलते हैं, और उसी नेक्टर को लेने के लिए जब कीट यहाँ बैठते हैं तो उसी के कीटों के पंख पे या उनके शरीर पे इस पराग के कण लग जाते हैं, और जब यह कीट उड़ के किसी और फ्लावर पे जाएंगे तो अपने जो परों पे या अपने विंग्स पे जो पराग कण लाए हैं वो कहाँ ट्रांसफर करा देंगे, स्टिग्मा पे ट्रांसफर करा देंगे, और वो एक कार्य कर देते हैं जिसको बोलते हैं परागण। यानी कि उन्होंने इनडायरेक्टली, उनको पता नहीं था कि हम ये कार्य कर रहे हैं, बट उन्होंने क्या किया, इनडायरेक्टली पराग कणों को एक पुष्प के फ्लावर से दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र तक क्या किया है बेटा, पहुंचा दिया है। तो करोला ने ही तो उनको आकर्षित किया था, तो करोला का कार्य क्या होगा, कीटों को आकर्षित करना, मतलब कि इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करने का काम हमारा कोरोला करती है। इसके अंदर की तरफ आओ, ये वाला जो पार्ट है हमारा बेटा, इसको बोल दिया हमने एंड्रोशियम। और एंड्रोशियम क्या है बेटा कि कई सारे जो स्टेमन है उसी को एंड्रोशियम बोलते हैं। इस एंड्रोशियम में अगर मैं यहाँ पे स्ट्रक्चर इसका बनाऊं तो देखो एंड्रोशियम का स्ट्रक्चर हमने कैसे बनाया है, ऐसे ही तो बनाया है। तो कभी कभी आप एंड्रोशियम जब ये फ्लावर जब बनाना तो बोर्ड में जब भी आए फ्लावर बनाने को तो इसी फ्लावर के नीचे ऐसे स्ट्रक्चर कर देना और यहाँ लिख देना फ्लावर के जो जेनरेटिव पार्ट होते हैं, और यहाँ पे कुछ फ्लावर के ऐसे पार्ट हैं जिनका रिप्रोडक्शन में इनडायरेक्टली काम होता है, वेजिटेटिव पार्ट होते हैं। तो वेजिटेटिव का मतलब क्या है, मान लो ये जो कैलिक्स है वो तो खाना देने का काम कर रहा है, जनन तो कर नहीं रहा है, रिप्रोडक्शन कर नहीं रहा है। कोरोला भी क्या कर रहा है बेटा, कोरोला भी खाना दे, ये कीटों को आकर्षित करने का काम कर रहा है। तो वेजिटेटिव पार्ट में हमारे कैलिक्स और कोरोला आ जाएंगे, इनका काम रिप्रोडक्शन में डायरेक्टली नहीं हो रहा है। बट जेनरेटिव पार्ट जो होते हैं या फिर रिप्रोडक्टिव जो पार्ट होते हैं, इनको रिप्रोडक्टिव पार्ट भी बोल सकते हो, यानी कि ये जनन डायरेक्टली उसमें पार्ट ले रहे हैं जनन की क्रिया में। तो रिप्रोडक्टिव पार्ट में ये दोनों आएंगे जो अंदर की तरफ है, एक आ जाएगा बेटा हमारा मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट और एक आ जाएगा फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। मेल वाले को बोल दोगे एंड्रोशियम और फीमेल वाले को क्या बोल दोगे, गायनोशियम। डायग्राम देखो, ये मेल है और ये कौन सी है बेटा जी, यही तो मैंने बनाया है फीमेल वाला पार्ट। तो बोर्ड एग्जाम में जब फ्लावर का डायग्राम बनाना तो कोशिश करना कि फ्लावर के नीचे उनको डिवाइड भी कर दो कि वेजिटेटिव कौन है, जेनरेटिव कौन है। तो इससे आपके नंबर और अच्छे मिल जाएंगे बाकी बच्चों के कंपेयर में, क्योंकि आपने फ्लावर के साथ एग्जामिनर को ये भी बताया है कि आपको पता है कि कैलिक्स करोला क्या करते हैं और एंड्रोशियम गायनोशियम क्या करते हैं। तो यहाँ लिख सकते हो आप कैलिक्स और नीचे लिख सकते हो कोरोला, और यहाँ पे क्या लिखोगे, एंड्रोशियम और गायनोशियम। अब एंड्रोशियम के 3 पार्ट हैं, ये जो पतला सा स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है बेटा उसको बोलते हैं क्या है, इसको बोल देते हैं कि ये है हमारा क्या, फिलामेंट। इधर वाला जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हो ऊपर, इसको एंथर बोलते हैं। और फिलामेंट और एंथर जिससे आपस में जुड़े रहते हैं बेटा, मतलब कि फिलामेंट और एंथर जिससे आपस में जुड़े हुए हैं उसको हम बोल देते हैं कनेक्टिव। तो ये क्या था, फिलामेंट, ये था बेटा एंथर और बीच में क्या है, कनेक्टिव। ऐसे ही फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट भी 3 पार्ट में बटा होता है। जो सबसे नीचे और थोड़ा मटके के आकार का दिख रहा है उसको आप बोल देते हो ओवरी। ओवरी के ऊपर एक पतली सी बहुत स्टाइलिश एक लाइन गई है जिसको हम बोल देते हैं स्टाइल, और यही स्टाइल ऊपर जाके क्या हो गई है, थोड़ा सा एक प्लेटफॉर्म बना रही है जिसको हम बोल देते हैं स्टिग्मा। हिंदी में अंडाशय, वर्तिका, वर्तिकाग्र। ठीक है बेटा, तो ये हमारे फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के भाग है। तो इतना अगर आप अपने बोर्ड में बना रहे हो फ्लावर के साथ तो 100% 5 नंबर का है, तो वो आपको 4.5 नंबर तो दे ही देंगे, और अच्छा डायग्राम बना ले तो 5 नंबर मिलेगा। अब यहाँ देखो वाइवा के क्वेश्चन में आप खुद से सोचो इससे बाहर क्या पूछा जा सकता है। आपको कैलिक्स पता है, आपको सेपल पता है, आपको कोरोला पता है, आपको पेटल पता है, एंड्रोशियम पता है, फिलामेंट पता है, एंथर पता है, एंथर के अंदर परागकण बनते हैं ये भी पता है। यहाँ पे आपको क्या पता है कि ये हमारा स्टिग्मा है, ये स्टाइल है, ये ओवरी है, ओवरी के नीचे हमारे ओव्यूल होते हैं, ओवरी के अंदर, इसी ओव्यूल के अंदर फीमेल वाला क्या बनेगा, हमारा जो गैमीट बनेगा। यहाँ से हमारे परागकण आते हैं इस पे, यही परागकण आगे जाके मेल गैमीट बनाएंगे और फिर इन दोनों का मिलन होगा, और जैसे मिलन होगा तो क्या हो जाएगा, जाइगोट बन जाएगा। तो ये फ्लावर है और फ्लावर में इतनी चीजें पूछी जा सकती हैं। क्लियर, एक डायग्राम हमने क्लियर कर लिया। अब दूसरा डायग्राम देखो, यहीं से थोड़ा सा और आगे बढ़ो। डबल फर्टिलाइजेशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ क्लास 12 चैप्टर 1। मतलब कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट में अगर कोई सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए, तो मैं इसको अगर बोलूं तो ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड के लिए। डबल फर्टिलाइजेशन एंड ट्रिपल फ्यूजन, द्विनिषेचन और त्रिसंलयन। इसको अच्छे से आपने पढ़ा होगा अपने सिलेबस में। आप इसका डायग्राम अगर चार्ट पेपर पे बनाओगे तो एग्जामिनर बहुत खुश हो जाएगा, क्योंकि उसको बहुत सारे क्वेश्चन मिल जाते हैं पूछने के लिए। अब मान लो पहला क्वेश्चन क्या पूछेगा
कि बेटा डबल फर्टिलाइजेशन क्या होता है, क्या बोलोगे? डबल फर्टिलाइजेशन मतलब 2 बार फर्टिलाइजेशन होगा। एक बार फर्टिलाइजेशन होगा एग का एक मेल गैमेट से, तो उस फर्टिलाइजेशन में जब एग सेल मेल गैमीट से मिलेगा तो जाइगोट बना देगा, जो कि जनरली फर्टिलाइजेशन में होता है। मान लो यहाँ एग है, मेल गैमीट मिला, जाइगोट बन गया, और इस प्रोसेस को हम बोल देते हैं सर सिनगैमी। तो वो पूछेगा दूसरा फर्टिलाइजेशन कैसे होगा, तो बोलना क्योंकि मेल गैमीट 2 थे तो एक मेल गैमीट एग के साथ मिल गया है, तो दूसरा जो मेल गैमेट हमारा है वो बीच में पोलर न्यूक्लियाई होते हैं यहाँ पे, और इन्हीं पोलर न्यूक्लियाई से आके मिल जाता है। तो इन दोनों से जब ये मिलेगा ना तो एन 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 3 एन बन गए, तो ये जो ट्रिप्लॉइड स्ट्रक्चर बनता है सर उसको हम बोलते हैं इंडोस्पर्म या फिर प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियस, जो आगे जाके बनाएगा इंडोस्पर्म। तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। डबल फर्टिलाइजेशन में 2 बार फर्टिलाइजेशन, सिनगैमी, ट्रिपल फ्यूजन। सिनगैमी मेल गैमेट एग से मिलेगा, जाइगोट बनाएगा। ट्रिपल फ्यूजन का मतलब 3 सेल से आप फ्यूज हो रहे हैं ना, या 3 न्यूक्लियस का फ्यूजन हो रहा है, तो ट्रिपल हो गया, एक मेल गैमेट 2 पोलर न्यूक्लियाई, तीनों मिल गए, 3n बन गया हमारा क्या, प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियस, PEN बोल दो, या यही आगे जाके बनाएगा इंडोस्पर्म। यहीं से क्वेश्चन आ जाता है कि अगर जाइगोट है तो इसकी प्लॉइडी क्या होगी, 2n होगी। अगर इंडोस्पर्म है तो इसकी प्लॉइडी क्या होगी बेटा, 3n होगी। और बाकी जो गैमीट है उनकी प्लॉइडी क्या होती है, n होती है। क्लियर है ना बेटा इतना? डबल फर्टिलाइजेशन में और क्या पूछा जा सकता है? किसने पहली बार नाम दिया, नवाशिन ने। किन प्लांट्स में होता है, एंजियोस्पर्मी प्लांट में होता है, यानी कि आवृत्त बीजी पौधों में होता है। इसके अलावा किस फ्लावर में पहली बार देखा या किस प्लांट में देखा, तो उस प्लांट का नाम है फ्रिटिलेरिया या फिर लीलियम में भी, इन्हीं में उन्होंने अपना काम किया था। ठीक है बच्चा। एक और स्ट्रक्चर आपसे पूछा जाता है, वो है क्या हमारा, कि पॉलन ग्रेन का स्ट्रक्चर। पॉलन ग्रेन यानी कि पराग कण जो है, तो इसी पराग कण के स्ट्रक्चर के बारे में कभी कभी पूछ लिया जाता है। तो याद रखना ये बात, बाहर की तरफ जो ऑर्नामेंटल है यानी कि थोड़ा सा सजा हुआ है उसको बोल देते हैं, ये देख रहे हो ना, इसको बोलते हैं एक्साइन। अंदर की तरफ एक है, उसमें बिल्कुल कहीं बीच में कट नहीं है, वो एकदम कंटिन्यूअस लेयर है, उसको बोलते हैं इंटाइन। तो जो पराग कण होता है उसकी संरचना भी पूछी जाती है कभी कभी। तो पराग कण हमारा क्या होता है, 2 लेयर है इसके अंदर। जो बाहर वाला लेयर है वो डिसकंटिन्यूअस है, यानी कि बीच बीच में गैप है उसकी, और वो थोड़ा सा ऑर्नामेंटल है, यानी कि उसमें सजावट है। तो उसको हम बोल देते हैं बेटा क्या, एक्साइन। इसको क्या बोलते हैं हम, एक सेकेंड रुको, एक्साइन। और एक्साइन को याद रखना है कि ये डिसकंटिन्यूअस है। जो बीच बीच में डिसकंटिन्यूअस से गैप बन गया है ना, देखो गैप बन गया है, इस गैप को बोलते हैं बेटा जर्मपोर। क्या बोलते हैं, जर्मपोर। एक्साइन का जो गैप है वही जर्मपोर बनाता है। अंदर वाला जो है उसको हम बोलते हैं इंटाइन, अंदर की तरफ है इंटाइन, और ये कंटिन्यूअस है बेटा, उसमें कहीं गैप नहीं है। इतना बता दोगे एग्जामिनर बहुत खुश हो जाएंगे। इसके बाद इसके अंदर हमारे क्या होता है, एक वेजिटेटिव सेल होता है और एक क्या होता है, जेनरेटिव सेल होता है। जेनरेटिव सेल से आगे जाके नर युग्मक यानी कि मेल गैमीट का निर्माण होना है। कुल मिला के याद रखना, एक्साइन, इंटाइन, जर्मपोर ये पॉलन ग्रेन में ही पाए जाते हैं। और पॉलन ग्रेन क्या है, ये नर युग्मकोद्भिद यानी कि मेल गैमेटोफाइट है, जो आगे जाके मेल गैमीट का निर्माण करेगा। अगर आपको चाहिए कि ये वाला जो चैप्टर है उसको मैं अच्छे से ब्लैक बोर्ड पे यहाँ पे पढ़ाऊँ आपको, व्हाइट बोर्ड पे, तो आप कमेंट में बताना। ये चैप्टर मैं बहुत अच्छे से आपको क्लास के साथ ही रिवाइज करवा दूंगी और याद भी हो जाएगा। इसके लिए दोबारा किसी कॉपी को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। खैर देखते हैं अगला डायग्राम क्या है। इसको बोलते हैं बेटा एम्ब्रियोसैक, हिंदी वालों के लिए भ्रूणकोश। भ्रूणकोश में क्या हम देखते हैं कि भ्रूणकोश हमारा क्या है, ये जैसे पॉलन ग्रेन हमारा क्या था बेटा, मेल गैमेटोफाइट था ना। मेल गैमेटोफाइट का मतलब क्या है, ये आगे जाके बनाने वाला था क्या, आगे जाके यही बनाता हमारा गैमीट, मेल गैमीट। सेम एम्ब्रियोसैक हमारी क्या होती है, तो एम्ब्रियोसैक हमारी होती है बेटा फीमेल गैमेटोफाइट, मतलब कि ये होती है हमारी मादा युग्मकोद्भिद। और फीमेल गैमेटोफाइट क्या है, ऐसी फीमेल सेल्स जो आगे जाके फीमेल यानी कि मादा गैमीट का निर्माण करने वाली है, उसी को बोलते हैं फीमेल गैमेटोफाइट। इट मीन्स ये आगे जाके क्या बनाएगी, ये फीमेल गैमीट बनाने वाली है, मादा युग्मक बनाने वाली है। दैट इज व्हाई द नेम इज फीमेल गैमेटोफाइट। आगे देखिए, इसका स्ट्रक्चर सबसे सिंपल मैंने बनाया है। इसके स्ट्रक्चर में क्या होता है ना, ऊपर की तरफ ये जो 3 सेल्स हैं, चलाजिल इंड की तरफ जो 3 सेल्स हैं, उनको बोल देते हैं एंटीपोडल सेल। कहाँ लिखूं मैं, यहां लिख देती हूँ। इनका नाम है बेटा एंटीपोडल सेल। कोई काम की नहीं है ये, जहां तक मुझे लगता है। एंटीपोडल सेल का मतलब इसको हिंदी में प्रतिमुखी कोशिकाएं बोलते हैं आई थिंक।
एंटीपोडल सेल चलाजल एंड की तरफ होती है। नीचे की तरफ आओ, ये जो सबसे बड़ी सी कोशिका आपको देख रही है उसको बोलते हैं हम एग सेल, और एग सेल के बगल में दो छोटी छोटी कोशिकाएं जो दिख रही है बेटा उनको बोल देते हैं सिनर्जिड, सहायक कोशिकाएं होती है। स से सिनर्जिड, स से सहायक कोशिकाएं। तो एम्ब्रियो सैक का स्ट्रक्चर आता है बोर्ड एग्जाम में भी बनाने के लिए, और अगर चार्ट पेपर बना लोगे तो साथ में तैयार भी हो जाएगा। तो कोशिश ये करो ना कि चार्ट पेपर पे वही डायग्राम्स बनाओ जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए भी जरूरी है। तो ऐसा करोगे ना तो आपके बोर्ड एग्जाम के डायग्राम्स भी क्लियर हो जाएंगे। तो हमने देखा ऊपर की तरफ 3 कोशिकाएं हैं जिनको एंटीपोडल सेल बोलते हैं, नीचे की तरफ भी 3 कोशिकाएं हैं, बीच में हमारी एग कोशिका है, किनारे किनारे जो सहायक कोशिकाएं हैं उनको हम सिनर्जिड बोलते हैं। और ये जो एग सेल आप देख रहे हो ना बच्चा, यही है हमारी कौन, फीमेल गैमीट। तो ये क्या है, फीमेल गैमीट है। अब बीच में देखो 2 और हमको क्या दिखाई दे रहे हैं, न्यूक्लियस दिखाई दे रहे हैं। सेल नहीं है, ये न्यूक्लियस है। जैसे डॉट डॉट मैंने यहाँ बनाया है ना, वही डॉट मैंने यहाँ बना दिया है। तो ये जो 2 न्यूक्लियस आपको दिखाई दे रहे हैं वो दोनों न्यूक्लियस इस बड़े से गोले के अंदर है ना, ये जो पूरा कवरिंग किया हुआ है इसके अंदर ये दोनों न्यूक्लियस है। तो इनको हम बोल देते हैं कि ये हमारे हैं सेंट्रल सेल। ये कौन से है बेटा, सेंट्रल सेल, यानी कि बीच में है इस बड़े से। तो सबसे बड़ा सेंट्रल सेल होता है। इस सेंट्रल सेल का एक और नाम है, इसके दोनों न्यूक्लियस को हम बोलते हैं सेंट्रल न्यूक्लियाई। क्या नाम है बेटा इसका, सेंट्रल न्यूक्लियाई, या फिर इसी को आप बोल देते हो सेकेंडरी न्यूक्लियस, या फिर इसी को आप बोल देते हो पोलर न्यूक्लियस। 3 नाम है, सेंट्रल न्यूक्लियस, सेकेंडरी न्यूक्लियस, या फिर हम बोल देंगे इसको पोलर न्यूक्लियस। ये नाम अगर आपको समझ में आया तो कमेंट में बताना, मैं एम्ब्रियो सैक का पूरा डेवलपमेंट बता दूंगी, कैसे मेगास्पोरोजेनेसिस के बाद से कैसे मेगास्पोर बनेगा और मेगास्पोर से कैसे ये वाली एम्ब्रियो सैक का फॉर्मेशन होता है। इसको देखते हैं। अभी हमने क्या देखा, एम्ब्रियो सैक में 3, 3, 6, 2, 8 न्यूक्लियस प्रेजेंट हैं। तो ये क्वेश्चन बनता है कि कौन कौन से न्यूक्लियस एम्ब्रियो सैक में प्रेजेंट है, या फिर कितने न्यूक्लियस प्रेजेंट है। तो गिनती तो सबको आती है बेटा, एक एग सेल वाला, 2 सिनर्जिड वाला, 2 सेंट्रल न्यूक्लियस और 3 ऊपर की तरफ न्यूक्लियस। गोला गोला 3, 3, 2, 5, 3, 8 न्यूक्लियस है ना। तो यहाँ लिख दो 8 न्यूक्लियस प्रेजेंट है किसके पास, एम्ब्रियो सैक के पास। इसके अलावा जरा कोशिका गिनने की कोशिश करना, सेल्स कितने हैं, 1 सेल, 2 सेल, 3 सेल, 4, 5, 6 कोशिकाएं ये हो गई। बट ये जो दोनों न्यूक्लियस है ये इस बड़े से सेल के अंदर है ना, दैट इज वाई हमारे पास सेल्स कितने हो गए, सिर्फ 7 ही सेल्स प्रेजेंट हैं। तो आपको ये बताना है एम्ब्रियो सैक हमारा फीमेल गैमेटोफाइट है जिसके पास 8 न्यूक्लियस और 7 सेल्स प्रेजेंट होते हैं। जैसे आप ये बताओगे ना, एग्जामिनर जान जाएगा कि आप अच्छे से पढ़ाई की हो, फिर वो आपसे पूछ लेगा 8 सेल्स के नाम बता दीजिए। तो 8 सेल्स नहीं, 8 न्यूक्लियस के नाम बता दीजिए। तो आप बोलना सर 3 एंटीपोडल, 1 एग सेल, 2 सिनर्जिड और 2 सेंट्रल न्यूक्लियाई। तब वो बोलेगा अच्छा सेल्स तो हो गए हमारे, और ये न्यूक्लियस का नाम बता दीजिए। ऐसे आप न्यूक्लियस भी गिनवा देना, ठीक है। बस कंफ्यूज नहीं होना, सेल्स की संख्या कम है, न्यूक्लियस एक ज्यादा है। 7 सेल 8 न्यूक्लियस है। एम्ब्रियो सैक हमारा हो गया। इसी एम्ब्रियो सैक के अंदर एग है, और एग का काम क्या है, मेल वाले गैमेट से मिलके जाइगोट बनाना। सिनर्जिड के पास एक स्पेशल अपैरेटस होता है जिसको बोलते हैं बेटा फिलीफॉर्म अपैरेटस। तो ये भी आपको याद रखना है, सिनर्जिड के पास फिलीफॉर्म अपैरेटस होता है। और ये जो एम्ब्रियो सैक है वो पाया किसमें जाता है, तो वो ओव्यूल में पाया जाता है जिसको बीजांड बोलते हैं। और ये ओव्यूल किसमें पाया जाता है बेटा, तो ये ओवरी में पाया जाता है जिसको अंडाशय बोलते हैं। कुल मिलाके ये जो अंडाशय मैंने बनाया था ये ओवरी के अंदर एम्ब्रियो सैक दिखाया था ना, बट ये जो एम्ब्रियो सैक है ना वो भी एक संरचना के अंदर होता है जिसको कि हम बोलते हैं बीजांड यानी कि ओव्यूल। तो ओव्यूल के अंदर ही ये सारी की सारी घटनाएं हम देख रहे हैं एम्ब्रियो सैक वाली। क्लियर है बेटा। अब एक लास्ट डायग्राम देखते हैं जो इस चैप्टर का इंपॉर्टेंट है आपके लिए। इसको बोलते हैं बेटा टीएस ऑफ एंथर, मतलब पराग कोश का अनुप्रस्थ काट। इसका डायग्राम आता है, 100% आता है, बोर्ड एग्जाम में भी आता है और आप अपने चार्ट पेपर में भी बना सकते हो। बहुत ही सिंपल है। अब देखो इसमें क्या करना होता है, कुछ नहीं, ये 4 लाइन जो दिखाई दे रही है सिंपल सी, इसके सबसे बाहर की तरफ एक लेयर बना लो। सबसे बाहर की तरफ ऐसे लेयरिंग कर लेना, इसलिए मैंने ये छोड़ रखा था कि आपके सामने ड्रॉ करूं इसको। जो बाहर सबसे लेयर होती है ना उसका नाम होता है एपिडर्मिस। बस अगर आपको लेबलिंग आ गई ना तो समझ जाओ डायग्राम तो बहुत ईजी है। सबसे बाहर की तरफ एपिडर्मिस बनाओ, अंदर की तरफ ये जो लेयर दिख रही है ना उसको ऐसे से कर दो, ये मैंने ऑलरेडी बना रखा था। अंदर वाली जो लेयर है ना बेटा उसमें, उसको हम बोलते हैं इंडोथीसियम। क्या बोलते हैं बेटा, इंडोथीसियम। ये नाम आपको याद होना चाहिए। एंथर की दीवार 4 लेयर की बनी होती है, उन चारों लेयर का नाम पता होना चाहिए, एपिडर्मिस, इंडोथीसियम, मिडिल लेयर और टेपेटम। अब इसके बाद
2-3 लेयर की एक स्ट्रक्चर बनी होती है। देखो जो यहाँ पे मैंने ब्लू कलर से बनाया है ना, वो 2 लेयर का स्ट्रक्चर बनाया है, बट ये 2-3 लेयर की स्ट्रक्चर होती है और इसी का नाम हो जाता है बेटा जी मिडिल लेयर, मतलब ये बीच की लेयर है। तो फिर से याद करो मेरे साथ, सबसे बाहर एपिडर्मिस, एपिडर्मिस के अंदर एंडोथीसियम, एंडोथीसियम के अंदर क्या है मिडिल लेयर, और मिडिल लेयर के पास जो ये गोला मैंने बनाया है ना स्पोरेंजियम, इसको जस्ट कवर किए हुए एक संरचना होती है जिसको क्या बोल देते हैं, जिसको बोलते हैं हम टेपिटम। ये जो लेयर बना रही हूँ ना, यहाँ पे देखो ग्रीन कलर से जो बना हुआ है, इसको बोलते हैं टेपिटम। टेपिटम की कुछ खासियत होती है, इन सबका काम होता है सुरक्षा देना, मतलब एपिडर्मिस, एंडोथीसियम, मिडिल लेयर, ये सुरक्षा देता है किसको, जो अंदर ब्लैक कलर में कोशिकाएं बनी है, स्पोरोजिनस टिश्यू बनी है, इनको सुरक्षा देता है कि भाई यही आगे जाके बनाएंगी, क्या बनाएंगी, परागकण बनाएंगी। इनका काम है कि आगे जाके परागकण बनाना है। तो ये माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर है। किसके अंदर है बेटा, माइक्रोस्पोरेंजियम, लघु बीजाणुधानी के अंदर है कौन, स्पोरोजिनस टिश्यू। और इसी को सुरक्षा देने के लिए 4 लेयर है, जिसमें 3 का काम तो है कि ये प्रोटेक्शन देगा, 100% प्रोटेक्शन देगा, बट जो सबसे अंदर इसके पास है स्पोरोजिनस टिश्यू यानी कि माइक्रोस्पोरेंजियम के एकदम जो पास है, उसका नाम है टेपेटम। नाम में ही पेट पेट सा आ रहा है ना, टेपेटम। तो इसका काम होता है ना कि ये इसको न्यूट्रिशन देता है, न्यूट्रिशन का मतलब खाना देता है। तो याद रखना, स्पोरोजिनस टिश्यू को जब भूख लगेगी ना तो टेपेटम को टैप करेगी, टेपेटम टेपेटम खाना दो। तो टेपेटम का काम क्या है, खाना देने का काम है। इसके अलावा टेपेटम एक और भी एक केमिकल सेक्रेट करता है जिसका नाम क्या होता है, स्पोरोपोलेनिन। और स्पोरोपोलेनिन अब तक का सबसे हार्ड मटेरियल होता है, और इसी की वजह से बेटा स्पोरोपोलेनिन किसमें पाया जाता है, पॉलन ग्रेन के अंदर पाया जाएगा, क्योंकि सेक्रेट हो रहा है टेपेटम से, और टेपेटम जस्ट कांटेक्ट में है किसके, परागकण जो बनने वाले हैं। तो यही स्पोरोपोलेनिन की वजह से परागकण हमारे बहुत ही ज्यादा क्या होते हैं, स्ट्रांग होते हैं, और इसी वजह से कभी कभी पॉलन ग्रेन के हमको फॉसिल्स यानी कि जीवाश्म भी दिखाई देते हैं। अगर बहुत साल पहले पॉलन ग्रेन दब गए हैं कहीं तो वो सुरक्षित ही रहते हैं, क्योंकि स्पोरोपोलेनिन को ना तो कोई एसिड वो तोड़ सकता है, ना बेस, किसी से उसको कोई नुकसान नहीं है। तो हमने देखा टेपेटम का 2 कार्य, एक न्यूट्रिशन देना और एक स्पोरोपोलेनिन को सेक्रीट करना। एक और काम होता है टेपेटम का, काम नहीं उसकी खासियत है कि सबके पास देखो मैंने एक डॉट बनाया है, मगर टेपेटम के पास 2 न्यूक्लियस हैं या 2 से ज्यादा न्यूक्लियस होते हैं। मतलब कि जो टेपेटम है हमारा बेटा, टेपेटम कैसा होता है, मल्टी न्यूक्लिएटेड होता है। तो ये सारे के सारे क्वेश्चन आपसे 1 लाइनर में भी पूछे जा सकते हैं कि टेपेटम कैसा होता है, मल्टी न्यूक्लिएटेड होता है। स्पोरोपोलेनिन कौन बना रहा है, टेपेटम बना रहा है। नरिशमेंट कौन दे रहा है, टेपेटम दे रहा है। प्रोटेक्शन कौन दे रहा है, तो ये चारों में 3 सबसे ज्यादा प्रोटेक्शन दे रहे हैं, एपिडर्मिस, एंडोथीसियम और मिडिल लेयर। 2-3 लेयर किसकी प्रेजेंट है, मिडिल लेयर की प्रेजेंट है। सबसे बाहर की तरफ कौन बेटा है, एपिडर्मिस है। एपिडर्मिस के अंदर की तरफ कौन है, एंडोथीसियम है। एंडोथीसियम से भी अंदर कौन है, मिडिल लेयर है। और एकदम स्पोरोजिनस टिश्यू के पास में कौन है बेटा जी, तो वो है हमारा टेपेटम। अब ये देखो स्पोरोजिनस टिश्यू के अंदर जो क्या होता है, इसकी जो कोशिकाएं हैं, इसी कोशिकाओं में फर्दर होगा हमारा अर्धसूत्री विभाजन, और इसी से क्या बनेगा, फिर से हमारा इसी में मेगा माइक्रोस्पोर मदर सेल्स बनेंगी, और उसमें विभाजन होगा अर्धसूत्री, तो हमारे माइक्रोस्पोर बनेंगे यानी कि लघु बीजाणु बनेंगे। तो लघु बीजाणुधानी के अंदर लघु बीजाणु मात्र कोशिकाओं में अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा लघु बीजाणु बनते हैं, और इसी प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, लघु बीजाणु जनन की प्रक्रिया बोलते हैं। इंग्लिश मीडियम वाले ध्यान से सुन लो कि इस माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर माइक्रोस्पोर मदर सेल्स होती हैं, और इन माइक्रोस्पोर्स मदर सेल के अंदर मियोसिस डिवीजन के द्वारा माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन होता है, जिस प्रोसेस को हम माइक्रोस्पोरोजेनेसिस बोलते हैं। क्लियर है बेटा। तो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस क्या होता है, कभी कभी पूछ लिया जाता है, फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर फ्रॉम द माइक्रोस्पोर मदर सेल बाय मियोसिस डिवीजन इज कॉल्ड माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। हिंदी में लघु बीजाणु जनन क्या होता है, लघु बीजाणुधानी में लघु बीजाणु मात्र कोशिकाओं में अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा लघु बीजाणुओं की बनने की क्रिया को लघु बीजाणु जनन बोलते हैं। क्लियर है बेटा। थोड़ा सा एक ही शब्द बार बार आ रहा है तो ध्यान देना, लिख देती हूं मैं कि क्या होता है इसमें ना कि माइक्रोस्पोर मदर सेल्स में मियोसिस डिवीजन के द्वारा माइक्रोस्पोर बनने की क्रिया को क्या बोलते हैं, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस बोलते हैं। क्लियर है। तो ये सारे के सारे डायग्राम अगर आप इस चैप्टर से तैयार करते हो तो आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में ये वाला चैप्टर समझ जाओ एकदम क्लियर है। बस आपको थियरीज देखनी रहेंगी, और जब डायग्राम क्लियर है तो थियरी आराम से कर ही लोगे। और चार्ट पेपर में अगर ये बनाते हो तो समझ जाओ कि आपके लिए एकदम सोने पे सुहागा है। आपके चार्ट भी तैयार हो गए और आपका टॉपिक भी तैयार हो गया। ठीक है।
तो ऐसे ही और भी वीडियोस के लिए कमेंट सेक्शन में बताओ कौन सा टॉपिक आपको क्लियर करना है, तैयार करना है। और यस, कीप वॉचिंग। थैंक यू।